उस भरी दोपहर जब अनिमेष अपने घर पर सोया हुआ था तभी अचानक ही उसका फोन बजने लगा। अनिमेष ने मोबाइल देखा तो गांव से उसके चाचा जी का फोन था। इतने दिनों के बाद अपने चाचा जी का फोन देखकर अनिमेष काफी खुश हुआ। उसके फोन उठाते ही चाचा जी ने कहा, अनिमेष, कितने दिन हो गए रे, तुझे देखा नहीं। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मरते मरते एक बार तुझे देखना चाहता हूं। इससे पहले कि अनिमेष कुछ बोल पाता फोन अपने आप ही कट हो गया। अनिमेष ने दोबारा फोन मिलाने की कोशिश भी की मगर दोबारा फोन लगा नहीं। अनिमेष ने सोचा एक बार गांव होकर आएगा तो अच्छा रहेगा। वैसे भी ऑफिस में अभी 5 दिनों की छुट्टी थी, लिहाजा अनिमेष ने फटाफट अपना सामान बांधा और निकल पड़ा बस स्टैंड की तरफ। बस स्टैंड पहुंचकर अनिमेष अपने गांव जाने वाली बस में बैठ गया। थोड़ी देर पहले तक जिस आसमान में सूरज का प्रकोप था वहीं अब काले काले बादल छाने लगे थे। दिन के वक्त ही रात जैसा लगने लगा था। कुछ ही देर में बस खुली। मन ही मन में अनिमेष थोड़ा परेशान भी था। खैर कुछ ही देर में शाम हो गई। अनिमेष का गांव अभी भी बहुत दूर था। दरअसल अनिमेष को अपने चाचा जी से ज्यादा लगाव इसलिए था क्योंकि बचपन में ही अनिमेष के मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद उसके चाचा जी ने ही उसे पाला था। अनिमेष के प्यार में कोई कमी ना रहे इसलिए उन्होंने शादी भी नहीं की। मतलब कुल मिलाकर अनिमेष के चाचा ही उसके मम्मी पापा हैं। रात के तकरीबन 8:45 बजे अनिमेष की बस उसके गांव के बस स्टॉप पर रुकी। जब अनिमेष बस से उतरा तब एक बार को तो उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही जगह पर उतर गया हो। खैर उसने सोचा कि वो 6 सालों के बाद अपने गांव आ रहा है तो शायद इसलिए ऐसा लग रहा होगा। अनिमेष ज्यादा कुछ ना सोचते हुए अपने गांव की ओर बढ़ने लगा। अनिमेष का गांव 6 सालों में जरा भी नहीं बदला था। ना तो पक्की सड़कें बनी थीं और ना ही लाइट की कोई व्यवस्था थी। कच्ची सड़क पर फैले उस कीचड़ से ये साफ था कि यहाँ थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है। रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या एक कुत्ता तलक भी दिख नहीं रहा था। रास्ते पर फैले कीचड़ में जब अनिमेष का पैर पड़ता तो एक आवाज पैदा होती। वही आवाज उस माहौल की खामोशी को तोड़े जा रही थी। आसमान में अभी भी काले बादलों का जमावड़ा था। किसी भी पल बारिश शुरू हो सकती थी। उस मैदानी रास्ते पर अनिमेष अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई। अनिमेष। ये आवाज उसके चाचा की थी। अनिमेष ने अपने चारों तरफ देखा लेकिन उसके चाचा उसे कहीं पर भी नहीं दिखे। अनिमेष ने सोचा शायद खुशी के मारे उसके कान बजे होंगे। यही सोचकर अनिमेष आगे बढ़ने लगा। अनिमेष अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अनिमेष ने आसपास देखा मगर वहां ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके नीचे अनिमेष अपना सिर छिपा सके, सिवाय एक नीम के पेड़ के जो कि उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। अनिमेष भागकर उस पेड़ की ओर जाने लगा। बारिश में आधा भीग चुका अनिमेष जब उस पेड़ के पास पहुंचा तब बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई। खैर अनिमेष ने राहत की सांस ली। अनिमेष वहां खड़े खड़े इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर उससे कुछ ही दूरी पर खड़े एक आदमी पर गई। हालांकि वहां अंधेरा काफी ज्यादा था मगर फिर भी धुंधली सी रोशनी में इतना दिख रहा था कि वो आदमी अनिमेष को हाथ का इशारा करके अपनी ओर बुला रहा था।
अनिमेष को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी है कौन, और बारिश में भीगकर अनिमेष को बुलाने के बजाय खुद उसके पास क्यों नहीं आ रहा। इसी ख्याल में खोया अनिमेष अभी उस आदमी को देख ही रहा था कि तभी जोर से बिजली कड़की, जिसकी तेज रोशनी में अनिमेष ने देखा कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके चाचा जी हैं। अनिमेष भागकर बारिश की परवाह किए बगैर अपने चाचा जी के पास जाने लगा, मगर जैसे ही अनिमेष अपने चाचा जी के पास पहुंचा तभी एकदम से उसके चाचा जी कहीं गायब हो गए। ये देखकर अनिमेष पहले तो बहुत डर गया, मगर फिर उसने सोचा शायद चाचा जी से मिलने की खुशी में उसे बार बार वहम हो रहा है। अब अनिमेष पूरी तरह से भीग चुका था, इसलिए उसने इसी बारिश में चलने का फैसला किया। बारिश बहुत तेज थी, जिस वजह से सामने का कुछ भी साफ साफ दिख नहीं रहा था। चलते चलते अभी अनिमेष आगे बढ़ ही रहा था कि तभी किसी चीज से अनिमेष का पैर टकराया और वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उसने उठकर पीछे देखा, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे अनिमेष का पैर टकराए। अनिमेष को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ आज हो क्या रहा है। परेशान होकर अनिमेष वापस से आगे बढ़ने लगा। जैसे तैसे अनिमेष अपने गांव पहुंचा। काफी रात हो जाने की वजह से पूरा गांव सो चुका था। ऊपर से इतनी तेज बारिश में कौन बाहर घूमेगा। खैर अनिमेष अपने घर के पास गया और दरवाजा खटखटाने लगा। थोड़ी देर तक दरवाजा पीटने पर दरवाजा खुला तो सामने अनिमेष के चाचा खड़े थे। इतने सालों के बाद अनिमेष को देखकर उसके चाचा की आंखें भर आईं। उन्होंने अनिमेष को अपने गले से लगा लिया, मगर जैसे ही अनिमेष अपने चाचा के गले लगा तब उसे एहसास हुआ कि उसके चाचा का बदन बर्फ की तरह ठंडा है। अनिमेष को थोड़ा अजीब तो लगा, मगर फिर उसने सोचा कि शायद उसका शरीर भींगा हुआ है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा होगा। खैर अनिमेष के चाचा उसे अंदर ले गए और अनिमेष को बोले, तू कपड़े बदल ले, मैं खाना लगाता हूँ। और हाँ, बालों को अच्छे से पोंछना वरना सर्दी लग जाएगी। इस पर अनिमेष बोला, क्या चाचा, अब मैं बच्चा नहीं रहा। तो चाचा ने कहा, मेरे लिए तू अभी भी बच्चा ही है, जा जल्दी कपड़े बदल। फिर अनिमेष अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगा। कपड़े बदलकर जब अनिमेष कमरे से बाहर निकला तब उसके चाचा हॉल में खाने की तैयारी कर रहे थे। अनिमेष ने अपने चाचा का हाथ बटाने की कोशिश भी की, मगर उसके चाचा ने उसे कुछ करने ही नहीं दिया। फिर खाना लगाकर दोनों चाचा भतीजा खाने बैठ गए। तभी अनिमेष ने पूछा, पर चाचा, आपकी तबीयत खराब थी ना? तो अनिमेष के चाचा ने कहा, खराब थी, पर तुझे देख लिया ना, अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अनिमेष, एक काम करेगा, खाना खा के आज तू मेरे साथ मेरे कमरे में ही सो जाना, बस आज भर के लिए। इस पर अनिमेष बोला, हाँ क्यों नहीं। फिर वो दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त अनिमेष ने एक बात पर गौर किया कि उसके चाचा की आंखें अभी भी नम है, जिसका जिक्र करते हुए अनिमेष ने पूछा, चाचा, आप अभी भी क्यों रो रहे हैं? इस पर अनिमेष के चाचा ने अपनी नम आंखों को छिपाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खाना ठीक बना है ना। वो क्या है कि अब उम्र हो गई है, शरीर में उतनी ताकत नहीं रही, थोड़ा 19-20 हो सकता है, बाकी मैं खाना बड़ा अच्छा बनाता हूँ। इस पर अनिमेष बोला, सच में खाना आप बड़ा अच्छा बना लेते हैं। फिर दोनों ने अपना अपना खाना खत्म किया और हाथ मुंह धोकर दोनों एक ही कमरे में जाकर लेट गए।
नींद ना तो अनिमेष को आ रही थी और न ही उसके चाचा को। दोनों आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। बातों ही बातों में अनिमेष के चाचा बोले, अच्छा अनिमेष, अगर किसी दिन मैं मर गया तो? इस पर अनिमेष ने भड़कते हुए अपने चाचा से बोला, चाचा ये क्या बोल रहे हैं आप, फालतू बात नहीं। बात करते करते कब अनिमेष की आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तब उसके चाचा बगल में नहीं थे। अनिमेष ने उठकर अपने चाचा को आवाज लगाया, मगर बदले में उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा शायद उसके चाचा बाथरूम में या फिर किसी दूसरे कमरे में होंगे। उसने उठकर घर के सारे कमरों को तलाशा, मगर उसके चाचा उसे कहीं नहीं मिले। उसने बाथरूम में भी देखा, मगर चाचा जी कहीं नहीं थे। पूरे घर में अपने चाचा को कहीं भी ना पाकर अनिमेष थोड़ा परेशान हो गया और अपने चाचा को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल गया। वो जैसे ही घर से बाहर निकला कि उसकी नजर गांव के चौपाल पर बैठे रहीम दादा पर गई। उसने सोचा शायद रहीम दादा को पता होगा। यही सोचकर अनिमेष रहीम दादा के पास गया और बोला, दादा ये चाचा जी को देखा है क्या आपने, मिल नहीं रहे हैं। इस पर रहीम दादा ने एक नजर अनिमेष को अच्छे से देखा और फिर बोले, अनिमेष तुम कब आए, और अजय की बात कर रहे हो तुम, उसको मरे तो हफ्ता भर होने को है। इस पर अनिमेष रहीम दादा पर एकदम से भड़क गया और बोला, ये क्या फालतू बकवास कर रहे हैं आप। मगर जब वहां 3-4 लोग और आ गए तब उन्होंने भी वही कहा और साथ ही बताया कि दरअसल एक दिन खेत में काम करते वक्त अजय यानी अनिमेष के चाचा के ऊपर बिजली गिर गई थी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गांव वालों ने अनिमेष को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर वो लोग नहीं कर पाए और उसके चाचा की लाश को जला दिया गया। ये सब सुनकर अनिमेष फूट फूट कर रोने लगा और फिर उसे उसके चाचा जी कभी नहीं दिखे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। बारिश बहुत ही तेजी से बरसे जा रही थी। हवाओं का तो ये हाल था जैसे सब कुछ उड़ा ले जाएंगी। बाहर चल रही हवाओं को मैं बस के अंदर बैठकर भी साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था। बस उस तेज हवा को चीरती हुई अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़े जा रही थी। मेरा नाम शुभम है और मैं अपने गांव से दूर शहर में काम करता हूं और आज मैं तकरीबन 5 सालों के बाद अपने गांव लौट रहा हूं। सच कहूं तो परिवार वालों के बगैर मेरे लिए 5 साल गुजारना बहुत मुश्किल था, मगर हमारी आर्थिक हालत इतनी कमजोर हो चुकी थी कि मुझे 5 साल शहर में रहकर खुद को सेटल करना ही पड़ा, जो कि मैंने बहुत अच्छे से किया। खैर, बस अब मेरे गांव के रास्ते पर चल रही थी। 5 साल पहले का गांव और अभी का गांव, दोनों में अभी तक तो मुझे कोई फर्क नहीं दिखा था। खैर, बस मेरे गांव के बस स्टॉप पर रुकी। बारिश अभी भी उसी तरह से हो ही रही थी, लिहाजा मैं बस से उतरकर दौड़ते हुए सीधे रमेश काका की चाय की दुकान में घुस गया। वहां बस से उतरने वाला मैं अकेला ही था। खैर, अच्छी बात तो ये थी कि चाय की दुकान खुली हुई थी। पहले पहले तो रमेश काका ने मुझे पहचाना ही नहीं, मगर बाद में वो मुझे पहचान गए। हालांकि रमेश काका मेरे गांव के नहीं थे, मगर मेरे परिवार वालों से उनकी अच्छी जान पहचान थी। तभी रमेश काका ने मुझसे कहा, पर शुभम बेटा, तुम इतनी रात गए घर कैसे जाओगे, वो भी इस बारिश में। इस पर मैंने एक नजर हाथ घड़ी पर देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का।
अभी ज्यादा रात नहीं हुई है। मैं रमेश काका को ये बोलने जा ही रहा था कि तभी मुझे याद आया कि मैं शहर में नहीं बल्कि गांव में खड़ा हूं। यहाँ रात के 9 बजना आधी रात के समान होता है, जिस पर मैंने रमेश काका से कहा, हाँ रात तो हो गई है, कोई रिक्शा मिलेगी अभी? मेरी इस बात पर रमेश काका बोले, रिक्शा? वो तो रात 8 बजे के बाद बंद हो जाती है ना, तुम भूल गए? इस पर मैंने कहा, अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया था। इसका मतलब गांव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस पर रमेश काका मुंह खींचते हुए बोल पड़े, ना गांव में क्या बदलाव होगा। मुझे पता लग गया था कि यहाँ से घर तक का रास्ता मुझे पैदल ही तय करना पड़ेगा, मगर बड़ा सवाल ये था कि आखिर इस बारिश में कैसे, क्योंकि मौसम इतना खराब था कि पल भर के लिए भी मुझे खुले आसमान के नीचे जाना मुनासिब नहीं लग रहा था। पता नहीं कौन सा पेड़ कब मेरे ऊपर गिर जाए, जिस पर मैंने रमेश काका से पूछा, काका छाता है क्या आपके पास? इस पर रमेश काका ने कहा, छाता है बेटा मेरे पास, ये लो ले जाओ। इतना कहकर रमेश काका ने मुझे अपना छाता दे दिया, जिसके बाद मैंने उनसे छाता लिया और चलते हुए निकल पड़ा अपने गांव की ओर। रात के 9 बज रहे थे, मगर रास्ता देखकर लग रहा था कि वक्त आधी रात का हो चुका है। ठीक 5 साल पहले की तरह ना तो रास्ते पर कोई स्ट्रीट लाइट जल रही थी और ना ही कोई आदमी नजर आ रहा था। कहीं ना कहीं मैं अंदर ही अंदर घबरा रहा था, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा था कि वैसे मौसम में कोई भी घबरा जाए। रास्ते पर खामोशी इतनी ज्यादा फैली हुई थी कि मेरे पैदल चलने की आवाज भी मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था। छाते पर टिपटिपाती बारिश की बूंदें और बीच बीच में गरजते बादल माहौल में एक अलग सा डर घोल दे रहे थे, जिसे लफ्जों में बयां कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सामने से निकला हो। मेरे पैर उसी जगह पर अपने आप ही रुक गए। मैं रुककर चारों तरफ देखने लगा, मगर वहां मेरी आंखें अंधेरे के अलावा किसी और चीज को देख नहीं पा रही थी। मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम होगा, और मैं इतना सोचकर वापस से आगे बढ़ने लगा। मगर कहीं ना कहीं वो चीज मेरे जहन में छपसी गई थी। आखिर वो क्या हो सकता है? अगर कोई जंगली जानवर होता तो वो इतनी जल्दी गायब नहीं होता। कम से कम पल भर के लिए तो मैं उसे देख पाता। मन में उमड़ते इन सारे सवालों को लेकर मैं आगे बढ़े जा रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते के एक किनारे पर मुझे एक बाइक खड़ी दिखी। उस बाइक को देखकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये बाइक है किसकी और इस सुनसान रास्ते पर ऐसे क्यों खड़ी है। लिहाजा मैं चलते हुए उस बाइक के करीब गया और आसपास देखने लगा, मगर वहां आसपास कोई इंसान नहीं था। अभी मैं आसपास देख ही रहा था कि तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि एक अधेड़ उम्र का आदमी ठीक मेरे पीछे ही खड़ा है। तभी उस आदमी ने मुझसे कहा, क्या हुआ, यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर मैंने कहा, जी कुछ नहीं, बस ये बाइक देखी तो आ गया। आपकी है ये बाइक? तो इस पर उस आदमी ने कहा, जी मेरी बाइक है। आपको कहीं जाना है क्या? इस पर मैंने कहा, जाना तो था मुझे राजपुर गांव। इस पर उस बाइक वाले ने कहा, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, मुझे भी उधर ही जाना है। मुझे भी लगा यही ठीक रहेगा, लिहाजा मैंने उस आदमी की बात मान ली
और उसकी बाइक पर छाता लेकर बैठ गया। छाता मैंने खोला हुआ था क्योंकि बारिश अभी भी हो ही रही थी। छाते की मदद से मैं भी बच रहा था और वो बाइक वाला भी। बाइक उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रही थी कि तभी मेरी नजर उस बाइक चला रहे आदमी पर गई। उस आदमी के कपड़े जरा भी नहीं भीगे थे, मगर ये कैसे हो सकता है? वो आदमी तो इतनी देर से भीग रहा था। मैंने अपनी आंखों से उसे भीगते हुए देखा था, तो फिर उसके कपड़े सूखे हुए कैसे हो सकते हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये बात इतनी छोटी भी नहीं थी कि मैं इसे नजरअंदाज कर दूं। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग के एक कोने में ये बात बैठ चुकी थी। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहां थोड़ी देर पहले तक रात के 9 बज रहे थे, वहीं अब रात के 10:30 बज रहे थे। खामोशी की चादर में पूरा रास्ता लिपटा हुआ था। रास्ते पर कोई इंसान तो दूर, जानवर तलक भी नजर नहीं आ रहा था। अभी मैं छाता पकड़कर बाइक पर बैठा ही हुआ था कि तभी मेरी नजर बाइक के साइड मिरर पर गई, तो मैंने वहां जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगीं, क्योंकि बाइक के साइड मिरर पर मुझे बाइक चलाने वाले का चेहरा नजर आ रहा था। उस आदमी का चेहरा मौत से भी ज्यादा खतरनाक था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और जुबान बाहर लटकी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, अपनी जान कैसे बचाऊं। मैं इतना तो जान ही गया था कि अगर मैं यहां रुका तो मारा जाऊंगा, मगर जब तक बाइक नहीं रुकती मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मैं चुपचाप अपनी हिम्मत बांधे बाइक पर ही बैठा रहा, तब तक जब तक मुझे ये आवाज नहीं आई, आ गया आपका राजपुर गांव। इतना सुनते ही मैं फटाफट से बाइक पर से नीचे उतरा और भागते हुए सीधे अपने घर घुस गया। इस दौरान मैंने पीछे पलटकर भी नहीं देखा। फिर जब मैंने इस घटना का जिक्र घर वालों से किया तो पता चला कि आज से कुछ ही दिन पहले उस रास्ते पर एक बाइक वाले का एक्सीडेंट हो गया था। दरअसल ऐसे ही बारिश का मौसम था। उस बाइक वाले की बाइक का टायर फिसल गया, जिसकी वजह से वो उस रास्ते पर इतनी जोर से गिरा कि उसके सर पर चोट लग गई और वो वहीं पर मर गया। तब से उसी की आत्मा उसी रास्ते पर भटकती फिरती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।